हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, जीनियस एकेडमी अलवर और लेक्चर नंबर 2 इसका अपन लेके आए हैं। तो देखो लेक्चर 2 में अपन बात करने वाले हैं कुछ पहले तो क्वेश्चंस की जो लास्ट वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। इससे आपका इंटरेस्ट बनेगा चैप्टर में धीरे धीरे। और फिर अपन बात करेंगे आज की कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है और फिर उसके आगे की बात है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? सीधी सी बात है भाई, इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। इसकी वजह से वो जो कण होते हैं वो हिल भी नहीं सकते, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती अपनी जगह से, बस अपनी ही जगह पर रहकर वो दोलन करते रहते हैं चारों जगह, चारों स्थितियों पर, चारों दिशाओं में दोलन करते रहते हैं। जैसे ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण, इनके बीच में इतनी कम दूरी होती है कि ये हिल भी नहीं सकते। हिलने के लिए भी तो दूरी चाहिए ना, वो होती नहीं, गैप चाहिए, होता ही नहीं, बस ये दोलन करते रहते हैं अपनी माध्य स्थिति में। ठीक है, इसीलिए ये बहुत अधिक कठोर होते हैं। क्लियर है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो आराम से। ठोसों का आयतन इसलिए निश्चित होता है, दोनों के आंसर सेम है, क्योंकि अवयवी कणों के बीच में बहुत कम गैप होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक प्रबल होते हैं, इसलिए भी इनका आयतन निश्चित होता है। अब जरा स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ठोस के अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक भौतिक गुण होता है, इसका मान सभी दिशाओं में समान है। बोलो कौन सा गुण धर्म है ये? समदैशिकता का या विषमदैशिकता का? बोलो समदैशिकता का है या विषमदैशिकता का है? आइसोट्रॉपी का है या अनआइसोट्रॉपी का? एक ठोस है, इसके अपवर्तनांक के मान यानी भौतिक गुण के मान हर दिशाओं में समान, तो ये तो कौन सा गुण है? विषमदैशिकता, सॉरी समदैशिकता का गुण है। सभी दिशाओं में समान आ रहा है, मतलब समदैशिकता का गुण है। और समदैशिकता का गुण क्रिस्टलीय ठोसों में होता है या अक्रिस्टलीय ठोसों में? तो अपन जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में चारों तरफ जो व्यवस्था होती है वो एक जैसी रहती है। ठीक है, तो क्या होगा? अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान आता है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ठोस की प्रकृति कैसी है? अक्रिस्टलीय। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? ठोस की प्रकृति कैसी है? अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ तीसरे का। तो यहाँ पर प्रकृति कैसी है? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें क्या पाई जा रही है? समदैशिकता। भौतिक गुण समान आ रहा है ना, अपवर्तनांक एक भौतिक गुण, समदैशिकता पाई जा रही है। ठीक है, ठोस की प्रकृति क्या है? क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा? आप खुद से सोचो, विदलन का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यह विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि अक्रिस्टलीय, विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? विदलन होता है कि जब हम चाकू की सहायता से किसी ठोस को बीच में से कट करते हैं तो दो बराबर हिस्से मिल रहे हैं और वो चिकने होने चाहिए, उनकी सतह एकदम चिकनी होनी चाहिए, दो बराबर हिस्से होने चाहिए, नियमित होनी चाहिए, सतह चिकनी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं विदलन का गुण है वो। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता, आप बीच में से उसको काटोगे तो वो अनियमित आकार के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और वो खुरदरी सतह वाला होगा, चिकनी सतह वाला नहीं होगा, तो विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं होता। ये हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, कांच क्या चीज है भाई? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसके अंदर द्रवों की तरह प्रवाह का गुण पाया जाता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, इसमें द्रवों की भांति, जैसे द्रव बहते हैं, द्रव और गैस की भांति या द्रवों की भांति प्रवाह का गुण पाया जाता है, प्रवाह का गुण पाया जाता है तथा यह प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। यह प्रवाह ऊपर से नीचे, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कांच है आपका, जब आप कांच खरीद के लाए थे तो ऐसा था। धीरे धीरे आप क्या देखते हो, कुछ समय बाद क्या होता है, धूप, जो खिड़कियां होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर की तरफ वाली, उन पे सीधी धूप पड़ती है, सीधी धूप पड़ती है। तो धूप से क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। और मैंने आपको बताया था
कि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, गलनांक तो निश्चित होता नहीं है, एक रेंज होती है गलनांक की। तो जब उस रेंज में ताप आ जाता है तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो कण होते हैं, मतलब कांच के जो कण होते हैं गिलास के, ये धीरे धीरे ये गिलास के कण जो है नीचे आने लगते हैं, बहने लगते हैं, ठीक है ना, द्रवों की तरह बहने लगता है ये, और धीरे धीरे इसका नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है। तो समझ आ रहा है, ऊपर से पतला होता चला जाता है और नीचे से हिस्सा मोटा होता चला जाता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अधस्थल, अधस्थल मोटा होना। इसका जो तल है ना अधस्थल, ये मोटा हो जाता है, अधस्थल मोटा हो जाता है और शीर्ष से पतला हो जाता है, शीर्ष से पतला। ठीक है, तो गिलास के अंदर क्या होता है, कांच के अंदर क्या होता है, इस तरीके का गुण होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर द्रवों की तरह बहने का गुण पाया जाता है। ये गुण इसलिए होता है क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कांच जो होते हैं, ऊपर एक दरवाजे खिड़कियाँ होते हैं, ठीक है ना, उनके जो कांच होते हैं वो नीचे वाले हिस्से की तरफ से मोटे क्यों हो जाते हैं कुछ समय के बाद, ये इसीलिए हो जाते हैं, द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। क्लियर है नहीं है? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसे नहीं आप धूप में लेके खड़े हो गए और सर आ रहा है, ही नहीं रहा, हमें दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सिर्फ कुछ साल लग जाएंगे इसमें, कुछ समय बाद मतलब कुछ साल महीने लग सकते हैं, धीरे धीरे ये घटना घटित होती रहती है। ठीक है, चलो अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वार्ट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, बल्ब वगैरह में लगा होता है अंदर। क्वार्ट्स और कांच तो हमारे घरों में होते ही। क्वार्ट्स और कांच से, क्वार्ट्स को कांच में कैसे बदलते हैं, दोनों में अंतर क्या है, मतलब क्वार्ट्स को आप कांच में बदल सकते हैं, क्लियर है नहीं, और दोनों में अंतर क्या होता है, क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वार्ट्स और कांच दोनों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं। ठीक है, उत्तर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये अपर रूप है एक तरह से, ये दोनों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं। क्वार्ट्स व कांच दोनों के रासायनिक सूत्र, या दोनों की रासायनिक इकाइयां समान होती, इकाइयां समान है तो सूत्र भी समान है, रासायनिक इकाइयां समान होती, इकाइयां समान होती। क्या होती है, SiO2, मतलब सब इनमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, इधर ऑक्सीजन होता है, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, फिर ऐसे सिलिकॉन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन होता है, इसे, ठीक है, इस तरह, फिर सिलिकॉन होता है, फिर ऐसे ऑक्सीजन होता है, इस तरह, मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, मतलब ये यूनिट देख रहे हो आप, SiOO, ये यूनिट कॉमन होती है, SiO2 इकाइयाँ जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है, ये होता है, कांच भी ऐसा ही होता है और क्वार्ट्स भी ऐसा ही होता है। तो सर फिर इनमें अंतर क्या है, इनको ऐसे बदलेंगे कैसे एक दूसरे में, देखो जरा चेक करते हैं। एक्चुअली में क्वार्ट्स जो होता है ना, इनमें ये SiO2 की इकाइयाँ कैसे होती है, नियमित होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है, गलनांक निश्चित होता है क्वार्ट्स का। क्लियर है नहीं? इनमें क्वार्ट्स में क्या, कौन सा गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच जो होती है उसमें ये इकाइयाँ अनियमित रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस, ये अंतर है दोनों, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस, और दोनों में जो रासायनिक इकाइयां हैं वो समान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको क्या लिखना है, जब SiO2 दीर्घ परासी व्यवस्था में हो, नियमित व्यवस्था में हो, जब SiO2 की इकाइयां नियमित हो, इकाइयां नियमित व्यवस्था में पाई जाए, नियमित समझ रहे हो ना, नियमित व्यवस्था में हो तो क्या बनेगा, क्वार्ट्स, क्रिस्टलीय ठोस, तो क्वार्ट्स बनता है, क्वार्ट्स बनता है। और यदि ये इकाइयाँ अनियमित हो जाएं, मतलब अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाए, तो उसे कांच बोलते हैं, जो घरों में कांच लगे होते हैं खिड़कियों में। ठीक है, इकाइयाँ अनियमित हो जाएं,
कैसे भी दीर्घ परासी नहीं, लघु परासी व्यवस्था में आ जाए, ठीक है, अनियमित हो तो कांच यानी अक्रिस्टलीय ठोस बनता है, कांच बनता है, ठीक है भाई, ये अंतर। अब इनको बदलते कैसे हैं एक दूसरे में, मैं अभी आपको बताता हूँ, इतना नोट कर लो। मतलब क्वार्ट्ज को कांच कैसे बना सकते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं कि क्वार्ट्ज जो कि क्रिस्टलीय ठोस है उसको कांच में कैसे बदलते हैं। देखो क्वार्ट्ज को सबसे पहले गर्म कर लो, बहुत तेज गर्म कर लो जब तक ये पिघल नहीं जाता, तो हमें पिघला क्वार्ट्ज मिलेगा। जैसे क्वार्ट्ज पिघला है गरम गरम, इसको तुरंत ठंडा करो। मतलब क्वार्ट्ज देखो यहां पर क्या है, क्वार्ट्ज मतलब क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। कण कैसे हैं इसके, कण नियमित है, नियमित व्यवस्थित, कण नियमित रूप से व्यवस्थित, कण नियमित रूप से व्यवस्थित। गर्म करेंगे तो कणों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो पिघला हुआ क्वार्ट्ज क्या होगा, अनियमित कण हो जाएंगे, कण अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। अब अगर तुमने इसको ठंडा कर दिया, फिर सुनना, पिघले हुए क्वार्ट्ज को धीरे धीरे ठंडा किया, मतलब इसको समय दे दिया ना, अगर इसने समय ले लिया तो इसके कण दोबारा से व्यवस्थित हो जाएंगे और ये क्वार्ट्ज ही बन जाएगा। हमें कांच बनाना है तो हमें क्या करना है, इसको तुरंत ठंडा करना पड़ेगा, तुरंत। इसे बोलते हैं रैपिड कूलिंग इंग्लिश में। मतलब शीघ्रता से शीतलन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको तुरंत ठंडा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसके कण अनियमित रह जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, यहां पर भी इकाइयां SiO2 है, नियमित व्यवस्थित है, यहाँ SiO2 इकाइयां अनियमित हो गई। अब ये अनियमित ही रहनी चाहिए, तो इसके लिए अपन को तुरंत इसको ठंडा करना पड़ेगा। तुरंत नहीं किया, समय दे दिया इसको, तो पड़ा पड़ा इसके कण व्यवस्थित हो जाएंगे दोबारा, ये क्वार्ट्ज ही बन जाना है। तो शीघ्रता से ठंडा कर दिया तो कणों को नियमित होने का समय ही नहीं मिल पाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, कांच, अक्रिस्टलीय ठोस। कणों की व्यवस्था अनियमित रह जाती है। तो इस तरह से क्वार्ट्ज को कांच में बदलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि सर ने क्वार्ट्ज को कांच में कैसे बदलता है। तो अब अपन शुरू करते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके सबसे ज़्यादा उदाहरण है उनके, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उससे पहले अपन देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते क्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें कणों की व्यवस्था नियमित होती है, एक बात, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, दो बात, अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, तीन बात, गलनांक उच्च और तीक्ष्ण होते हैं, चार बात, इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, पांच बात, विदलन का गुण पाया जाता है, छह बात। क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके की चीज़ें हमने डिस्कस की थी और एग्जाम्पल भी बताए थे आपको। तो अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इनके उदाहरण सबसे ज़्यादा हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं फिर से, ठीक है। अब एक्चुअली में अवयवी कणों के हिसाब से है वर्गीकरण, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस का नाम एक और है नेटवर्क ठोस और आणविक ठोस। ये चारों प्रकार के ठोस है क्रिस्टलीय ठोस। सुन लो, ये है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, ये आयनिक ठोस भी क्रिस्टलीय ठोस है, धात्विक ठोस भी क्रिस्टलीय ठोस है, सहसंयोजक ठोस भी क्रिस्टलीय ठोस है और आणविक ठोस भी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है भाई। ऐसे आज आणविक ठोस किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय क्या क्रिस्टलीय, तो बच्चे कंफ्यूज, क्रिस्टलीय ही तो है। क्रिस्टलीय ठोस के चार प्रकार हैं, ठीक है। अब गुण देखो, सबसे पहला गुण है अवयवी कण। इनमें अवयवी कण कैसे देखें, आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, और ये आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, सब जानते हैं, एक होता है ऋण आयन। जैसे NaCl ठोस है तो NaCl में Na प्लस धनायन और Cl माइनस ऋण आयन, ठीक है, क्लियर है। धात्विक ठोस की बात करते हैं अपन, देखिए उदाहरण भी लेके चलते हैं साथ के साथ। धात्विक ठोस की बात करते हैं तो धात्विक ठोस में अवयवी कण होते हैं धातु धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें दो अवयवी कण होते हैं, एक तो होते हैं धातु धनायन
और एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुन लो, धातु धनायन को क्या बोला जाता है? कर्नेल। ये ध्यान रखना, यानी इनमें कर्नेल मुख्यतः होते हैं अवयवी कण। और होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, तो लोहा क्या होता है? लोहा Fe0 अवस्था में नहीं होता, वो इस तरह से टूटा हुआ रहता है Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये Fe+2 तो कर्नेल हो जाएगा भाई, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे। तो इनमें अवयवी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन और कर्नेल होते हैं, इन्हीं से पूरा लोहा बना हुआ रहता है। क्लियर है? चलो, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस जो होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये परमाणु होते हैं, जैसे कार्बन के परमाणु, जैसे सिलिकॉन के परमाणु, है ना, ऐसे इस तरह से। इसका उदाहरण कोई हीरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन के परमाणु चतुष्फलकीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आणविक ठोसों की अगर अपन बात करें तो इनमें अणु होते हैं, जैसे अणु, जैसे H2O अणु हो गया, क्लियर है ना, जैसे ऑक्सीजन अणु हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अणु हो गया। एग्जाम्पल बर्फ इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, H2O जमा हुआ बर्फ होता है। ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड, अवयवी कण के बाद इन अवयवी कणों के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? तो मैं लिख देता हूं, दूसरा पॉइंट है अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल, ये कौन सा हो? आकर्षण बल या बंध, बंध भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होता है? स्थिर विद्युत धनायन ऋणायन के बीच में। अवयवी कण यहाँ कौन से है? धनायन ऋणायन, तो इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, और धात्विक ठोसों में क्या होता है? धात्विक बंध होता है, कर्नेल के मध्य धात्विक बंध होता है। ठीक, सहसंयोजक ठोस है तो नाम से ही पता चल रहा है, परमाणुओं के बीच में, कार्बन के परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध हो रहा है? हीरे में सहसंयोजक बंध हो रहा है, तो यहाँ पर बंध होता है, बल नहीं बोलेंगे इसको, रासायनिक बंध है ना ये, इसलिए सहसंयोजक बंध बोलेंगे अवयवी कणों के बीच में। ठीक, और आणविक ठोसों में सब जानते हैं, जल का एक अणु जल के दूसरे अणु से हाइड्रोजन बंध बनाता है, ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु से वान डर वाल बल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वान डर वाल बल है या फिर हाइड्रोजन बंध, वान डर वाल बल या हाइड्रोजन बंध, इस तरीके का। जैसे हाइड्रोजन बंध किस में होता है? H2O में होता है ना, अमोनिया में होता है, इस तरह से। चलो, बहुत बढ़िया ना। तो ये हो गया अवयवी कणों के बीच में लगने वाला बंध। अब तीसरी चीज क्या होगी? एक बात बताओ, अवयवी कण देखे पहले तो, उसके बाद बल देखा उनके बीच में, फिर अवयवी कणों के बीच में बल अगर ज्यादा है तो कठोरता से संबंधित पॉइंट आ जाएगा, फिर गलनांक से संबंधित जुड़ी हुई चीजें एक दूसरे से। कठोरता भाई, स्थिर विद्युत आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है तो कठोरता उच्च होती, उच्च कठोर। इनमें धात्विक बंध और भी प्रबल हो जाते हैं तो अति उच्च बोल सकते हैं, उच्च भी बोल सकते हैं कठोरता, इसमें वो उच्च बोल सकते हैं, अति उच्च भी होती है कई बार। ठीक है, ये मुलायम, बस एक अपवाद है, हीरा बहुत कठोर है, हीरा सर्वाधिक कठोर है इस दुनिया में, मैं आपको बता दूं, अत्यधिक नहीं, सर्वाधिक, यानी कोई सा भी ऐसा ठोस नहीं है इससे ज्यादा अधिक कठोर। शेष मुलायम, ठीक है, शेष जैसे या ये ग्रेफाइट की बात करें तो ये मुलायम होता है। ठीक, ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम। हीरा सर्वाधिक कठोर, दो चीजें ध्यान रखें। और आणविक ठोसों की बात करें तो आणविक ठोस मुलायम होते हैं, कठोरता नहीं पाई जाती। बहुत कुछ एक आध एग्जाम्पल मिल सकती है जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वान डर वाल बल से थोड़ा सा प्रबल होता है, तो थोड़ी सी कठोरता बर्फ की बढ़ जाएगी। ठीक है, या उन पदार्थों की बढ़ जाएगी, उन आणविक ठोसों की बढ़ जाएगी जिनमें होता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गलनांक की बात कर ले। आणविक ठोसों का गलनांक उच्च होता है, धात्विक ठोसों का निम्न से लेके उच्च होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, निम्न से उच्च तक। ठीक है, और सहसंयोजक ठोस का अति उच्च होता है, बस एक इसमें वो है अपवाद है, वो आप सब जानते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कम होता है, अति उच्च होता है सबका, और बाकी ग्रेफाइट का कम, हीरे का तो बहुत ज्यादा होता है गलनांक। ठीक है, आणविक ठोसों में अति न्यून होता है, बहुत कम।
जैसे बर्फ का 0 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अगर अपन बात करें अगले पॉइंट, चालकता से संबंधित पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, चालकता से संबंधित। चालकता की अगर अपन बात करें तो आयनिक ठोसों में चालकता पाई भी जाती है और नहीं भी। ऐसे कैसे? अगर आयनिक ठोसों को अपन ठोस अवस्था में लें तो ठोस अवस्था में, नमक को ठोस अवस्था में ले लो, वो कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में जो धनायन ऋणायन होते हैं उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो फ्री नहीं हो पाते, और जब तक आयन फ्री नहीं होंगे तो विद्युत चालन कैसे करेंगे? धारा को चालन कराने के लिए आयनों को फ्री होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी धनायन ऋणायन को पकड़े हो गए तो कैसे फ्री होगा? फिर चालन होगा ही नहीं, ना तो ऊष्मा का चालन होगा ना धारा का चालन होगा। ठीक है, तो चालकता कब पाई जाती है? ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, गलित अवस्था में पाई जाती है या विलयन अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, सभी आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, समझिए, ठोस अवस्था में कुचालक होते। क्यों? आयनों के बीच में स्थिर विद्युताकर्षण बल बहुत प्रबल होगा। पर दूसरी बात क्या है यहाँ पर, गलित अवस्था में, जैसे नमक का गलनांक 801 डिग्री है, तो नमक को 801 डिग्री ताप देके गला दो तो द्रव अवस्था में आ जाएगा नमक, तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, यानी प्लस Cl माइनस, तो वहाँ चालन होने लगेगा फिर। या नमक को पानी में डाल दो, उसको विलयन बना लो, तो गलित या विलयन अवस्था में सुचालक हो जाएगा, क्योंकि आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाएगी, सुचालक हो जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। धात्विक ठोस की अगर अपन बात करें तो ये सभी अवस्थाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सुचालक होता है। ये सीधा लिख देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से सदैव सुचालक होता है, धारा का चालन करता, चाहे वो गलित अवस्था हो, गलित हो, चाहे ठोस हो, चाहे कोई सी भी अवस्था हो, वाष्प हो, सब में ये क्या करता है? सुचालक की तरह व्यवहार करता है, चालक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है भाई? चलो, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की बात करें तो सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दे सब कुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है बस, ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी कुचालक। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का रह जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन 3 ही सहसंयोजक बंध बनाता है एक्चुअल में, चौथा बंध सिर्फ वांडरवाल बल होता है अलग अलग परतों के बीच में। ठीक है, तो ग्रेफाइट में चौथा बंध इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाता सहसंयोजक में, वो फ्री रहता है, तो एक लेयर से दूसरी लेयर में घूमता रहता है। इसकी वजह से ये देखो मुलायम है, इसकी वजह से इसका गलनांक भी कम है, इस कारण की वजह से, और इसीलिए ये सुचालक भी बन जाती है ग्रेफाइट। बाकी सब कुचालक होते हैं इसके, हीरा कुचालक है, कोई धारा वारा का चालन नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट ये सब कुचालक होते हैं, ये सारे कुचालक होते हैं आण्विक, ये सब कुचालक होते हैं। और अब अपन बात कर लेते हैं अंतिम उदाहरण की, उदाहरणों की बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये टेबल हो जाएगी क्लोज। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण बिना कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है, कहा उदाहरण हुआ। आयनिक ठोस, खुद से सोचो, NaCl, KCl, Cgm क्लोराइड, एक धातु और एक अधातु। आयनिक ठोस को पहचानने का तरीका होता है एक धातु एक अधातु, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब आयनिक ठोस। ठीक है भाई, एक धनायन एक ऋणायन। धात्विक ठोस, सभी धातुएं आ जाएंगी इसमें लगभग, मिश्र धातुएं, सभी धातुएं, जैसे सोडियम धातु S ब्लॉक की, पोटेशियम धातु, कैल्शियम धातु है ना, मैग्नीशियम धातु, D ब्लॉक की जिंक धातु है, लोहा धातु, कॉपर धातु। क्लियर भाई? F ब्लॉक की ले लो कोई सी धातु, तो सभी धातु इसमें आ जाती है। ठीक है भाई। सहसंयोजक ठोस अगर अपन बात करते हैं, नेटवर्क टिन धातु, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे, हीरा आ जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है ग्रेफाइट आ जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एक एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम देखो अवयवी कण परमाणु होते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये में सारे कार्बन कार्बन होते हैं,
इसमें भी कार्बन, यहाँ एक एल्यूमिनियम एक नाइट्रोजन भी होता है, एक ऐसा ठोस भी होता है ठोस जिसमें एल्यूमिनियम नाइट्रोजन होता है, और नेटवर्क जैसी संरचना बनती है, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। मतलब सहसंयोजक ठोस में लगातार परमाणु चलते हैं, कार्बन 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 कार्बन, बीच में कोई गैप नहीं होता, नेटवर्क होता है ना जैसे पूरा ऐसे होता है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसी तरह से एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, और एक अभी मैंने बताया क्वार्ट्स। क्वार्ट्स भी तो क्रिस्टलीय ठोस है, याद आ रहा है? अभी बताया था क्वार्ट्स को कांच में कैसे बदलते। कांच मत लिख दो ना, कांच तो है क्रिस्टलीय हो जाएगा, हम क्रिस्टलीय पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलीय में भी सहसंयोजक ठोस होता है क्वार्ट्स, ध्यान रहेगा, क्रिस्टलीय में भी सहसंयोजक ठोस होता है क्वार्ट्स, ठीक है। और आणविक ठोस में तो बतेरे एग्जाम्पल है, आणविक ठोसों में बहुत एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अणु, अणु देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, और CO2, H2, बर्फ, ये सब ठोस होने चाहिए। तो हाइड्रोजन तो गैस होती है। देखो हाइड्रोजन को अगर -269 डिग्री तक ले जाया जाए, इतना ठंडा कर दिया जाए कि माइनस में 269 डिग्री ताप दे दिया जाए, तो वो जमकर ठोस हो जाती है। तो उस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन को -219 के लगभग देना पड़ता है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। नाइट्रोजन को बहुत कम देना पड़ता है। तो इनको जमा दो, इनको ठोस में बदल दो, तो ये सब ठोस हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में रखोगे आप? आणविक ठोस में, ठीक है। इसके अलावा CCl4 आणविक ठोस है, फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड आणविक ठोस है, PCl5 आणविक ठोस है, HCl आणविक ठोस है, अमोनिया आणविक ठोस है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? आणविक ठोस होते हैं। इनमें वान डेर वाल बल पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का दूसरा अणु है। भाई हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। चलो इसको नोट कर लो एक बार। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अभी अपन ने देखा है कि कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं अपने? 4 प्रकार के, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, बड़े। आपको क्या करेगा वो? बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस और बहुत सारे अक्रिस्टलीय ठोस लिख के दे दे, फिर आपसे ये कहेगा कि इनको वर्गीकृत कीजिए भाई, कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलो नोट कर लिया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें सहसंयोजक ठोस में और आणविक ठोस में एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, डेफिनेटली मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में, अवयवी कण परमाणु है और सहसंयोजक ठोस को अपन नेटवर्क ठोस बोल रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हैं? नेटवर्क का मतलब क्या है उसको मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको ना। हीरा ले रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल, और यहाँ पर किस तरह से नेटवर्क खत्म नहीं होता, और दूसरा आणविक ठोस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो, तो जरा चेक करते हैं, सहसंयोजक ठोस हीरे का एग्जाम्पल। हीरे में एक्चुअली में क्या होता है? कार्बन के परमाणु ऐसे होते हैं, गुथी हुई स्ट्रक्चर में पाए जाते, ऐसे 4 बंद बताने में, अरे बनाते ही चले जाओ, कार्बन 4 बंद बना रहा है इस तरह से, ऐसे ही कनेक्ट रहते हैं। चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना बन रहा है, चतुष्फलक, हर कार्बन ऐसे चतुष्फलक बनाए हुए है, ठीक है, चतुष्फलक बना, ये हीरा होता है। इस तरीके का नियमित व्यवस्था होती है, द्विपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस है, हीरे की बात कर। तो देखो जरा चेक करो, ये नेटवर्क कहीं भी खत्म नहीं हो रहा भाई, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, सब तरफ बंद है। लेकिन अगर अपन एक ये आणविक ठोस लेते हैं, जैसे CO2 लेते हैं, तो CO2 में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये एक अणु है, उसके बाद दूसरा अणु ये है। अब इनके बीच में कोई सहसंयोजक बंध थोड़ी है, यहाँ तो लगातार अवयवी कण परमाणु है, इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। यहाँ क्या है? वान डेर वाल बल है, अवयवी कण अणु है, ये अणु और ये अणु, इनके बीच में वान डेर वाल बल, इसकी बात करो तो इसलिए आणविक ठोस में आ गया। यहाँ क्या है? कार्बन कार्बन नेटवर्क पूरा है, इसलिए नेटवर्क ठोस में आया। तो इस तरह से अंतर करते हैं। NaCl में क्या हो रहा है? Na+ के चारों तरफ 6 Cl- आयन होते हैं, पता है आपको? मैं आगे बताऊंगा इसी में, सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं। FCC संरचना पाई जाती है, ठीक है, अष्टफलकीय संरचना होती है,
6 Cl माइनस, और एक Cl माइनस के चारों तरफ 6 Na प्लस होते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है, आयनिक ठोस है NaCl। ऐसे अगर कोई धातु लोगे आप, धात्विक ठोस, तो उसमें कर्नेल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स कर्नेल के साथ डूबे रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें अपन को आनी चाहिए। अब एक चीज और, जल क्या है? एक आणविक ठोस है। अमोनिया क्या है? एक आणविक ठोस है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक समानता है, आणविक ठोस, और ये भी क्या है? आणविक ठोस। इन्हें हाइड्रोजन बंधित ठोस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जल और अमोनिया के अणुओं के बीच में। इनका एक और नाम है हाइड्रोजन बंधित ठोस। हाइड्रोजन बंधित ठोस कैसे? देखो, जल का जो अणु होता है एक्चुअली में वो ऐसे हाइड्रोजन बंध बना के रखता है इस तरह से। जैसे जल का एक अणु है, ये दूसरा अणु, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है ऐसे। कैसे बनता है हाइड्रोजन बंध? जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। जल का एक अणु से 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। कैसे? देखो, बीच वाला अणु है ये, इधर 2 हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इधर 2 बना रहा है, 4 हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है सर? जरा सुन लो। जब हाइड्रोजन का परमाणु फोन के बीच में आ जाए, फोन क्या? जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 अलग अलग परमाणु। जब हाइड्रोजन का परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणी 2 परमाणुओं के बीच में आ जाए, तो एक से तो वो सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि वो एक संयोजी परमाणु है, और दूसरे के साथ वो एक दुर्बल, एक आकर्षण बल से खिंचा रहता है, ये वाला, इसको हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर जरा चेक करो, ये जो हाइड्रोजन का परमाणु है, ये 2 ऑक्सीजन के बीच में आ गया। देखो, एक के साथ वो सहसंयोजक बंध बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी सहसंयोजक, लेकिन दूसरे के साथ ये भी हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन। तो जल का एक अणु इधर 2 हाइड्रोजन बंध बना रहा है और इधर 2 हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्लियर? अल्कोहल 2 हाइड्रोजन बंध बना। अमोनिया में भी बनता है। देखो, अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, NH3 NH3, ये अगला अमोनिया का अणु NH3 H3। तो देखो, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होता है, ये हाइड्रोजन बंध बन जाए। 2 नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, एक से तो सहसंयोजक बंध बना रहा है और दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर है? ऐसे HF भी होता है, HF भी ले सकते हैं इसमें। HF में क्या होता है? इस तरह से होता है। अगला HF का अणु ये रहा। तब इन अणुओं के बीच में क्या? हाइड्रोजन बंध है। देखो, हाइड्रोजन एक से तो सहसंयोजक बंध बना रहा है, एक फ्लोरीन से, दूसरे से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि दोनों ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन या दोनों फ्लोरीन हो। ये भी हो सकता है कि एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन हो, एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन हो, एक फ्लोरीन और एक नाइट्रोजन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी। मतलब 2 अधिक विद्युत ऋणी, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होने चाहिए, अत्यधिक विद्युत ऋणी होने चाहिए, और वो 3 होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर? तो कुछ आणविक ठोस ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। एक चीज और, कुछ आणविक ठोस ऐसे होते हैं जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस बोला जाता है। अध्रुवीय कौन से? जैसे जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, H2, सेम परमाणु, ऑक्सीजन, द्विध्रुव आघूर्ण, CO2, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। इधर ऑक्सीजन का द्विध्रुव बनता है इधर, और इधर बनता है, तो कैंसिल हो जाता है 180 डिग्री पर होने की वजह से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। ये सारे कैसे हैं? नाइट्रोजन, ये सब अध्रुवीय अणु होते हैं, इनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, ये आणविक ठोस है, लेकिन ये अध्रुवीय प्रकृति के आणविक ठोस है। ये भी आणविक ठोस है, लेकिन ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। कुछ ध्रुवीय होते हैं, जैसे HCl हो गया, जैसे PCl5 में HCl सबसे बेस्ट है, HBr भी आ जाएगा, SO2 आ जाए। ये कैसे आणविक ठोस है? ध्रुवीय प्रकृति के आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोस भी फिर से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में बेसिकली। एक होते हैं हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस, एक होते हैं हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस, एक होते हैं हाइड्रोजन बंधित। लेकिन डीपली इतना सिलेबस में दिया हुआ नहीं है इनके बारे में, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, बस इतना देखेंगे कि ये सब आणविक ठोस है। मैंने आपको ध्यान रखने के लिए इनकी कैटेगरी बना दी है, बस आपको छोटा सा डाल लेना है कि सर आणविक ठोस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आणविक ठोस के फिर से एग्जाम्पल है कि जो अवयवी कण है वो अणु है। ठीक है, अगर ये अणु अध्रुवीय है तो अध्रुवीय आणविक ठोस होगा।
अध्रुवीय आणविक ठोस में आते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, PCl5, ठीक है। और सभी उत्कृष्ट गैसें भी आती हैं इसमें, उत्कृष्ट गैसें भी आणविक ठोस ही, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह, ये सब भी आते हैं इसमें, ठीक है, अध्रुवीय अणुओं की तरफ। अच्छा, ये अणु कैसे हुए? ये एकल परमाणविक अणु होते हैं। क्या होते हैं ये? एकल परमाणविक अणु, एकल परमाणविक अणु होते हैं। क्लियर है? चलो, एकल परमाणुक अणु। और ये बहुपरमाणुक अणु, एक से ज्यादा परमाणु। अच्छा, दूसरे आणविक ठोस होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे HCl, ठीक है, जैसे HBr। यहाँ का एग्जाम्पल और अच्छा है, आयोडीन भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। HCl, HBr, SO2, ये कुछ ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरे हैं हाइड्रोजन बंधित, H बंधित या हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तीसरे हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसमें आ जाएगा हमारा अमोनिया, हाइड्रोजन बंध बनाने वाला ना, इसमें HF आ जाएगा ना, इसमें वाटर आ जाए। क्लियर हो रहा है एकदम? ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल और अपन को देखने आणविक ठोसों में। अणु की प्रकृति अध्रुवीय है तो अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित है तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो, अब एक क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। एक क्वेश्चन है बड़े अच्छा। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अपन को वर्गीकृत करना है। निम्न को अक्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करो। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल बोल देता हूँ। पॉलीयूरिथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन। पॉलीयूरिथेन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, PVC, रेशा कांच, PVC, रेशा कांच, तांबा, NaCl, शुष्क बर्फ, आयोडीन, हीरा। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छे से इसका आंसर अपन दे सकते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और जो बच गए वो क्रिस्टलीय, या फिर ऐसा कर लो, पहले क्रिस्टलीय लिख लो, बच गए वो अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय भी पढ़े हैं अपन ने सारे, पहले क्रिस्टलीय लिख लेते हैं। पॉलीयूरिथेन क्रिस्टलीय में नहीं पढ़ा है, बेंजोइक अम्ल होता है, बिल्कुल बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय होता है। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। बेंजोइक अम्ल की संरचना इस तरह से होती है, बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH समूह होता है। तो अगला बेंजोइक अम्ल का अणु इसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो ये आणविक ठोस है, सीधी सी बात है। तो इसको क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे ना, आणविक ठोस है, इसलिए बेंजोइक अम्ल कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस में भी आणविक ठोस है, ऐसे भी पूछ सकते। टेफ्लॉन नहीं आएगा, KNO3 लिखेंगे, क्योंकि KNO3 कैसा ठोस है? K+ और NO3 आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। 4 प्रकार के थे क्रिस्टलीय ठोस। सेलोफन नहीं होगा, PVC नहीं होगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच हो गया। कांच क्या होता है? क्वार्ट्ज और कांच, कांच तो अक्रिस्टलीय हो गया। तांबा हो जाएगा, बिल्कुल तांबा क्या है? कॉपर, धात्विक ठोस हो जाए, धात्विक ठोस हो जाए। NaCl आयनिक ठोस हो जाए। शुष्क बर्फ हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होता है? CO2।
शुष्क बर्फ को क्या बोला जाता है? CO2। ये कौन सा ठोस है? आणविक। और आणविक में भी कौन सा है पता है? आणविक ठोस में भी कौन सा ठोस है? ये बताया था ना, 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंधित, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय है ये, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है इसका। और आयोडीन, आयोडीन भी इसमें आ जाए। शुष्क बर्फ और आयोडीन ये दोनों आणविक, ये भी आणविक ठोस है, ठीक है। चलो अध्रुवीय ये रही। अब बात करते हैं क्रिस्टलिक। जो बच गए वो पॉलीयूरिथेन, ये क्या है एक तरीके का? ये बहुलक है। बहुलक जितने भी हैं वो अक्रिस्टलीय होते हैं। इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जानते हो क्या होता है? आपने वो नॉन स्टिकी बर्तन देखे, काला काले से परत चढ़ी रहती है, वो टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। सेलोफेन अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा PVC पॉलीवाइनाइल क्लोराइड अक्रिस्टलीय ठोस है। रेसा कांच अक्रिस्टलीय ठोस, बस। और हीरा और रह गया, हीरा इसमें आ गया सहसंयोजक ठोस। हीरा कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस, और उसमें भी कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। अवयवी कण कौन से? अवयवी कण के हिसाब से पूछ सकता है क्वेश्चन। ऐसे बोल दे कि निम्न में से अवयवी कण पहचानो क्रिस्टलीय ठोस वाले, तो यहाँ आप कौन से अवयवी कण है? अणु है, यहाँ पर, यहाँ आयन है, यहाँ कर्नेल होंगे, यहाँ आयन होंगे, यहाँ भी अणु है, और यहाँ परमाणु होंगे। बल पूछ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बंध है, यहाँ आयनिक बंध है, यहाँ धात्विक बंध है, यहाँ भी आयनिक मतलब स्थिर विद्युताकर्षण बल है, यहाँ भी वांडरवाल बल है, और यहाँ कौन सा सहसंयोजक बंध है। तो कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। वो टेबल मैंने इसीलिए कराई। क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर बड़े अच्छे से इंटरेस्ट से आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन शुरू करेंगे, और वो चीज़ें होंगी जैसे आपकी, अगर अपन बात करें तो जैसे स्टार्ट करेंगे अपन क्रिस्टल विज्ञान के बारे में, कि क्रिस्टल क्या होता है, जालक बिंदु क्या होते हैं, एकक कोष्ठिकाएँ क्या होती हैं, त्रिविम जालक क्या होते हैं, और उदाहरण क्या होते हैं उनके, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लियर है? इसी तरह से इंटरेस्ट बनाते रहिए केमिस्ट्री के अंदर। कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके पूछते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।